भाई बहन ने हाईवे पर 160 की स्पीड में गाड़ी चलाई, लेकिन पीछे की बड़ी ट्रक लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें तेजी से चलने के लिए कह रही थी। वो समझे कि सामने वाला ओवरटेक करना चाहता है। घबराकर डाली ने तुरंत रास्ता दिया, लेकिन ट्रक दाएं बाएं हिलने लगा, जैसे कि वो उन्हें जानबूझकर तंग कर रहा था। भाई बहन गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि यह आदमी शायद दिमाग घर पर भूल आया है, क्योंकि इससे पहले उनका ट्रक ड्राइवर के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। अच्छी बात यह थी कि जब डाली ने धीरे धीरे स्पीड कम की तो ट्रक उनसे दूर चला गया। लेकिन भाई बहन के खुश होकर घर जाने का मन खराब हो गया, और इस घटना ने लीसा को इस हाईवे पर हुई हत्या की याद दिला दी। मारे गए प्रेमी उनके स्कूल के छात्र थे। पुलिस को उनकी लाश तक नहीं मिली, केवल सड़क के किनारे खून से सनी हुई कार मिली। ये सोचकर दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह जाना जाता है कि मनोविकृत हत्यारे ऐसी पुरानी ट्रक चलाना पसंद करते हैं। ये तो केवल भाई बहन का मजाक था, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद कार चलाई तो वे उस खंडहर चर्च के पास फिर से उस जंग लगे ट्रक को देखे, और वे हैरान रह गए जब देखा कि ट्रक का अजीब पोशाक पहने ड्राइवर खून से सने सफेद थैले को पाइप में डाल रहा था। थैले का आकार आदमी जैसा लग रहा था। कहीं यह व्यक्ति सच में हत्यारा तो नहीं? जब वे पूरे शक में थे तो वह व्यक्ति भी अपना काम रोककर उन्हें घूरने लगा। अजीब व्यवहार ने बहन को थोड़ा चिंतित कर दिया। उसने जल्दी से भाई को स्पीड बढ़ाने के लिए कहा। वह बैग से फोन निकालकर पुलिस को सूचना देने की तैयारी करने लगी, लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि ट्रक चर्च छोड़कर उनके पीछे आ गया था, और इसी महत्वपूर्ण समय में फोन की बैटरी खत्म हो गई। ट्रक को अपने और करीब आते देख भाई बहन बेहद परेशान हो उठे। वे पहले ही एक्सेलरेटर को तेल के टैंक तक दबा चुके थे, लेकिन वे उस ट्रक से दूरी नहीं बना पा रहे थे। यह ट्रक स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया था, और जल्द ही ट्रक बहुत करीब आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के टक्कर मारी। इससे उनकी कार लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। डाली गुस्से में आकर गालियां देने लगा, लेकिन जितना वह गुस्सा होता ट्रक ड्राइवर उतना ही उत्साहित होता। फिर से उसने दोबारा टक्कर मारी। ये साबित नहीं कर सकता कि ट्रक ड्राइवर हत्यारा है, लेकिन वह निश्चित रूप से पागल है। तीसरी बार टक्कर मारने के बाद ट्रक तेजी से साइड में आ गया और लगातार पागलों की तरह हॉर्न बजाकर उनका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने स्पीड कम की और भाई बहन के पीछे आकर फिर से टक्कर मारी। ये सोचकर कि इसी तरह चलते रहे तो मारे जाएंगे, डाली ने चतुराई से हाईवे छोड़ दिया, सीधे बैरियर तोड़कर सड़क के किनारे के घास पर चला गया। जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बिना पीछे मुड़े तेजी से चला गया तो दोनों ने राहत की सांस ली। कार के पीछे का हिस्सा ठीक करने के बाद डर के मारे लीसा केवल जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन डाली का जाने का इरादा नहीं था। चर्च में देखी गई घटना ने उसकी रुचि बढ़ा दी। अगर ट्रक ड्राइवर सच में हत्यारा है जैसा उन्होंने सोचा था, तो सफेद थैले में मौजूद व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से लीसा ने सोचा कि पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आखिरकार वे पहले ही हमले का सामना कर चुके हैं। लेकिन डाली सहमत नहीं था, क्योंकि अगर बंधक बनाया गया व्यक्ति अभी जीवित है तो हर मिनट की देरी से उसका खतरा बढ़ जाता है। कार से बाहर नहीं निकलते हुए भाई के नैतिक दबाव में लीसा अंततः सहमति व्यक्त करने पर मजबूर हो गई। दोनों ने कार चलाकर तुरंत प्रस्थान किया। कुछ ही देर में उस खंडहर चर्च तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही इस फैसले पर पछताएंगे। चर्च के आसपास कई कौवे थे। हर जगह मौत का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन भाई बहन को यह संकेत नहीं दिखा कि यह एक चेतावनी है। वे साहस जुटाकर धीरे धीरे उस काले पाइप के करीब गए। वहाँ से एक दुर्गंध आ रही थी। डाली ने अंदर की ओर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने टॉर्च से अंदर की ओर रोशनी की, लेकिन कुछ नहीं देखा। लेकिन डाली का हार मानने का इरादा नहीं था। उसने निश्चय किया कि सीधे पाइप में घुसेगा। लीसा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ऐसे खतरनाक कामों का अंत आमतौर पर हॉरर फिल्मों में अच्छा नहीं होता। अचानक अंदर से कमजोर सी मदद की आवाज आई। डाली ने देखा और तुरंत बहन से कहा कि उसके पैरों को पकड़ ले। वह जितना हो सके उतना पास जाना चाहता था, देखना चाहता था कि वह उनसे संवाद कर सकता है या नहीं। लेकिन वह चाहे कितना भी चिल्लाए, वह आवाज कोई जवाब नहीं देती। जब लीसा उसे बाहर खींचने की तैयारी कर रही थी, डाली ने कहा कि उसने कुछ चीजें देखी जो चल रही थी। वह सोच रहा था कि वह बंधक है, लेकिन यह केवल कुछ कमबख्त चूहे थे। डाली डर गया और उसके पैर लगातार संघर्ष करने लगे, जिससे लीसा एक बार पकड़ नहीं पाई और उसे छोड़ दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि पाइप नीचे से ज्यादा ऊंचा नहीं था। डाली को केवल मामूली चोट लगी। जब लीसा ने सुना कि उसका भाई अभी जीवित है तो उसकी चिंता की भावना भी दूर हो गई। डाली जैसे ही उठने लगा, उसने वह सफेद थैला देखा जो फेंका गया था। थैला मोटे रस्से से बंधा हुआ था, जिससे यह लगभग निश्चित हो गया कि अंदर एक आदमी है। वह सावधानी से नजदीक गया और पैर से धीरे से धक्का दिया, लेकिन अंदर के व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डाली ऊपर बहन को यह जानकारी देने ही वाला था, तभी अचानक एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसे यह नहीं पता था कि अंदर का व्यक्ति अभी भी जीवित था। यह देखकर डाली बहुत डर गया। जब उसने होश संभाला तो वह आगे जाकर उस व्यक्ति का मास्क उतारा। वह एक युवा और सुंदर लड़का था, लेकिन उसका चेहरा बहुत सफेद था और होंठ नीले हो गए थे। ये साफ था कि उसे अमानवीय यातना झेलनी पड़ी थी। सच में, जब डाली ने उसके पेट की सफेद पट्टी हटाई तो एक बड़ा सिला हुआ निशान दिखाई दिया। लगता था कि हत्यारे ने उसका कोई अंग निकाला था और फिर मोटे धागे से घाव को सिल दिया था। डाली यह भयानक दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था, और इस समय लड़के के पास कहने के लिए कुछ था। डाली ने उसे ध्यान से सुनने के लिए झुकने की कोशिश की, तभी उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवर एक मनोविकृत हत्यारा है। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पाइप से उसी रास्ते से बाहर निकलना लगभग असंभव था। इसलिए डाली ने लीसा से जल्दी से सड़क किनारे जाकर कार रोककर मदद मांगने के लिए कहा, और उसे यह भी बताया कि अगर ट्रक ड्राइवर वापस आता है तो जोर से बताना। वह टॉर्च लेकर आगे की ओर तलाश जारी रखने लगा। देखें कि कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है। यह चर्च का बेसमेंट लगता है। केवल वह यह नहीं सोच सकता कि यहाँ एक से अधिक लाशें हैं। बीच में एक टेबल रखी है जिस पर अजीब उपकरण है। तभी डाली ने देखा कि उसके जूते की लेस खुल गई है। जब वह इसे बांधने के लिए झुका तो अचानक एक अनजान तरल की बूंद उसके पैर पर गिर गई। वह जल्दी से उठकर ऊपर देखने लगा और उसने देखा कि छत पर घनी बिछाई गई लाशों से भर गई थी। वे सभी हत्यारे द्वारा नमूने के रूप में बनाए गए थे। मौत का तरीका लगभग उसी युवा लड़के जैसा था। सभी के शरीर से कोई अंग निकाला गया था और फिर हत्यारे ने घाव को सिल दिया था। जो बात डाली को और भी डरावनी लगी वह यह थी कि शुरुआत में उन्होंने जिन प्रेमियों के बारे में बात की थी वे भी उनमें शामिल थे। उसी समय बाहर कार रोक रही लीसा को बहुत देर तक कोई गाड़ी नहीं मिली।
बड़ी मुश्किल से उसने एक करीब आती इंजन की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो वह वही पुरानी ट्रक थी, जिससे डरकर उसने भाई की चेतावनी को भुला दिया और तुरंत ड्राइवर सीट में बैठकर भागने की तैयारी की। हालांकि जब वह ट्रक पास आया तो पता चला कि वह वही ट्रक नहीं था और इसी वजह से एक मदद का मौका भी खो दिया। लीसा के तने हुए नसें थोड़ी ढीली हुई ही थी कि बाहर खिड़की में दिखते ही डाली ने उसे फिर से डरा दिया। शांत होने पर उसने देखा कि डाली की हालत बहुत अजीब है। लगता है कि तहखाने में देखी गई चीजों ने उसे पागल कर दिया है। दोनों तुरंत कार चलाकर जल्दी से चले गए। रास्ते में होश में आते ही डाली ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। अंधेरा होने से पहले वे आखिरकार एक मोटल पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी से उतरकर पुलिस को फोन करने की तैयारी की, उन्होंने देखा कि वह ट्रक चर्च की ओर जा रहा है। दोनों ने महसूस किया कि बड़ी समस्या है, इसलिए वे जल्दी से मोटल में घुसे और सभी को बताया कि उन्हें पुलिस को फोन करना है। सर्विस कर्मचारी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन दोनों की तनावग्रस्त चेहरे देखकर उसने बार काउंटर की ओर जाकर फोन किया। हालांकि जैसे ही वे पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, बगल का सार्वजनिक फोन अचानक बजने लगा। दोनों एक पल के लिए वहीं खड़े रह गए और फिर होश में आने पर बहन ने तुरंत फोन उठाया। फोन पर एक अजनबी महिला की आवाज आई जो भाई बहन को जानती थी और उनके हालिया अनुभव के बारे में भी जानती थी। शुरू में डाली को विश्वास नहीं हुआ जब तक कि वह महिला उसके हाथ पर चोट, कपड़े पर छेद और त्यागे गए चर्च के तहखाने में पाए गए शवों के बारे में सही नहीं बताई। डाली ने सुनकर तुरंत अचंभा महसूस किया, लेकिन आगे महिला की बातों ने उसे और अधिक डरा दिया। उसने कहा कि डाली ने चर्च में अपनी गंध छोड़ दी है। हत्यारा की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, वह निश्चित रूप से डाली की गंध का पीछा करेगा और अंत तक उसका भी तहखाने के नमूने में बदल देगा। डाली ने ऊपर से सोचा कि महिला पागल बातें कर रही है, इसलिए उसने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन वास्तव में वह भीतर से बहुत डर गया था। अच्छा था कि पुलिस जल्दी ही मोटल पर आ गई, लेकिन डाली की बातों पर उन्हें संदेह हुआ। जब डाली अपनी देखी गई चीजों को उत्सुकता से बता रहा था, सर्विस कर्मचारी तेजी से आया और भाई बहन को बताया कि उनकी कार को नुकसान पहुंचा है। दोनों जल्दी से होटल से बाहर भागे और देखा कि कार का दरवाजा किसी ने खोल दिया था। अंदर के कपड़े भी हर जगह बिखरे हुए थे। सर्विस कर्मचारी ने कहा कि उसने एक अजीब आदमी को देखा जो उनके कपड़े लेके लगातार सूंघ रहा था और उसमें बहुत मजा ले रहा था। यहाँ तक कि उसने डाली की कई सालों से न धोई हुई अंडरवियर भी नहीं छोड़ी। काम खत्म करने के बाद वह त्यागे गए चर्च की दिशा में चला गया बिना सोचे। अनजान औरत ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। विकृत हत्यारा सचमुच गंध का पीछा करता हुआ आ गया। तथ्य सामने था, जिससे पुलिस को भी डाली की बात पर विश्वास करना पड़ा। इसलिए वे तुरंत उठे और उस परित्यक्त चर्च की जांच करने के लिए गाड़ी चलाने लगे, सोचते हुए कि ऐसा विकृत हत्यारा जल्द ही कानून की पकड़ में होगा। भाई बहन ने आखिरकार लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा आने वाला है। इस समय पीछे के पुलिस ने अचानक कार की छत से एक अजीब आवाज सुनी। सहचालक पुलिसकर्मी ने जैसे ही बाहर झांककर देखा, उसे कुछ ने बाहर खींच लिया। यहाँ तक कि ड्राइवर की सीट पर बैठे पुलिस प्रमुख भी बच नहीं सके। कटा हुआ सिर भाई बहन की कार के बोनट पर फेंक दिया गया, जिससे डाली डरकर तुरंत ब्रेक लगा दी। जब कार स्थिर हो गई तो भाई बहन सावधानी से बाहर आकर देखने लगे। तभी उन्हें पता चला कि पीछे की पुलिस कार में कुछ हो गया है और जो गिरा था वह वास्तव में पुलिस प्रमुख का सिर था। दोनों डरकर जल्दी से कार में वापस लौट आए और देखा कि एक लंबा विचित्र व्यक्ति पुलिस कार से बाहर आ रहा था। वह सीटी बजाते हुए धीरे धीरे जमीन पर पड़े सिर की ओर बढ़ रहा था। फिर उसने उसे अपने हाथ में लेकर लालच से खाने लगा। भयानक दृश्य ने दोनों को परेशान कर दिया। उन्होंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से भाग निकले। रास्ते में उन्होंने एक लकड़ी के घर के पास से गुजरते हुए मालिक से मदद मांगने का फैसला किया ताकि वह पुलिस को फोन कर सके। पास में एक भयानक नरभक्षी है। हालांकि तथाकथित नरभक्षी की तुलना में बुजुर्ग ने कहा कि वह पुलिस से अधिक डरता है, क्योंकि उसने कई बिल्लियां पाल रखी हैं और पुलिस उसकी बिल्लियां ले जाएगी। इसलिए उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। दोनों मुड़कर जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि खेत में रखा पुतला वही नरभक्षी बन गया है। बुजुर्ग गुस्सैल था। उसने बंदूक उठाकर बाहर निकला और सामने वाले को अपनी जमीन से जाने की चेतावनी दी, नहीं तो वह उसे सबक सिखाएगा। जब देखा कि सामने वाला नहीं मान रहा और आक्रामक हो रहा है, तो बुजुर्ग महिला ने निर्णयपूर्वक ट्रिगर दबा दिया। कौन जानता था कि नरभक्षी ने हमले से बचते हुए एक झटके में लकड़ी के घर में घुस गया। अगले ही पल घर के अंदर से बिल्लियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। नरभक्षी ने प्यारी बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। बुजुर्ग महिला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने भाई बहन की रोक टोक की परवाह न करते हुए तुरंत बंदूक लेकर फिर से घर में चली गई। आज वह तय कर चुकी थी कि वह इस आदमी को कल का सूरज नहीं देखने देगी। लेकिन जब कुछ तेज गोली की आवाजें आई तो दोनों ने भोलेपन में सोचा कि बुजुर्ग महिला ने सामने वाले का काम तमाम कर दिया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि नरभक्षी बुजुर्ग महिला को निढाल स्थिति में बाहर लेकर आ रहा था। पहली बार उसकी भयानक शक्ल देखकर दोनों बिना पीछे देखे तेजी से कार की ओर भागे, लेकिन उन्होंने कार को उल्टा दौड़ाते हुए सड़क पर पहुंचते ही देखा कि पीछा कर रहा नरभक्षी भी कूदकर बोनट पर आ गया। लीसा ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, एक बार फिर एक्सीलरेटर दबाकर कार को पीछे किया और नरभक्षी को कार से गिरा दिया। लेकिन आसान शिकार को देखकर नरभक्षी सड़क पर इधर उधर घूमने लगा, मानो शिकार का पीछा करने की प्रक्रिया का आनंद ले रहा हो। और भाई बहन को पता था कि वे आसानी से नहीं भाग सकते, इसलिए उन्होंने एक्सीलरेटर बढ़ाकर उसकी तरफ कार चलाई ताकि वे उससे आखिरी लड़ाई कर सके। लेकिन यह नहीं सोचा था कि नरभक्षी इतना निपुण होगा। उसने सीधे जगह से कूदकर टक्कर को आसानी से टाल दिया। लीसा ने दृढ़ता से दूसरी बार टक्कर मारी, लेकिन उसे भी नरभक्षी ने उसी तरीके से पूरी तरह टाल दिया। तब तक भाई बहन को एहसास हुआ कि यह चीज बिल्कुल इंसान नहीं है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने फिर से एक्सीलरेटर बढ़ाकर टक्कर मारी। शायद नरभक्षी अत्यधिक आत्मविश्वास में था, इस बार वह बच नहीं सका और जोर से जमीन पर गिर गया। पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए लिसा ने कार को आगे पीछे चलाते हुए कई बार उसे कुचल दिया, जब तक कि नरभक्षी की जांघें दो हिस्सों में नहीं बढ़ गईं। उसे जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा देखकर दोनों ने सोचा कि संकट समाप्त हो गया है। ये नहीं सोचा था कि अगले ही पल नरभक्षी का शरीर रेंगना शुरू कर देगा और उसकी पीठ पर एक लहराती पंख उगाएगा। ये आखिरकार क्या चीज है? ये समझकर कि नरभक्षी अभी मरा नहीं है, भाई बहन घबराकर भागने लगे और एक बार फिर तेजी से उसकी देह के ऊपर से कार दौड़ा दी। इसके बाद दोनों कस्बे के पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारी घटना बताई। तभी एक महिला भी पुलिस स्टेशन आई और सीधे भाई बहन के नाम पुकारे। वह वही महिला थी जो सार्वजनिक फोन पर सब कुछ जानती थी। वह कस्बे में मशहूर एक माध्यम भी थी। उसने अपने सपनों में भाई बहन के अनुभव देखे और उन्हें फोन पर चेतावनी दी। माध्यम को भले ही नरभक्षी की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे पता था कि उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह हर 23 दिन के बाद खाने के लिए बाहर आता है। जो भी वह खा लेता है वह उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है।
4 अंग खाकर वह 4 अंग उगा लेता है, अंदरूनी अंग खाकर वह अंदरूनी अंग उगा लेता है। इसका मतलब है कि चाहे नरभक्षी कितना भी गंभीर घायल क्यों न हो, वह इंसानों को खाकर ठीक हो सकता है। और अगर वह किसी व्यक्ति के शरीर के अंग को पसंद करता है तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता। स्पष्ट है कि भाई बहन में से एक पर उसकी नजर लग चुकी है। तीनों बात कर ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन की बत्तियां अचानक बंद हो गईं, क्योंकि नरभक्षी पीछा करता हुआ आ गया था। डर का माहौल तुरंत फैल गया। एक पुलिसकर्मी कैदियों की गिनती करने के लिए जेल में आया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि वह आखिरी सेल में नहीं पहुंचा, जहां उसने 2 कैदियों के चेहरे पर डर देखा। तभी उसे पता चला कि एक अजीब जीव जेल में कैदियों को खा रहा है, और वह भयानक नरभक्षी ही था। कटा हुआ पैर कैदी के पैर को खाकर फिर से उगाया था। समझने वाले पुलिसकर्मी ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन वह नरभक्षी पर बेअसर रहा और वह खुद तुरंत मारा गया। जैसे ही पुलिस प्रमुख को पता चला कि बेसमेंट में जेल में समस्या है, वह तुरंत सभी पुलिसकर्मियों के साथ सहायता के लिए गया। माध्यम भी भाई बहन को लेकर छुपने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी सीढ़ियों पर पहुंचे, नरभक्षी ने अंधेरे से अचानक हमला कर दिया और एक पुलिसकर्मी का दिल बेरहमी से निकाल दिया। बचे हुए लोगों ने तुरंत पूरी ताकत से फायरिंग की, लेकिन अदृश्य नरभक्षी एक पल में गायब हो गया। इस समय ऊपर के 3 लोग पुलिस स्टेशन से भागना चाहते थे, लेकिन पाया कि बिजली कट जाने के कारण बाहर का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो गया था और खुल नहीं सकता था, और नरभक्षी गंध का पीछा करता हुआ उनके पास आ गया। अब माध्यम सामने आई। उसने दोनों को भागने का मौका देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर आई हुई खुराक को देखते हुए नरभक्षी में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल अपने चुने हुए शिकार में रुचि रखता था। और भाई बहन ऊपर के कमरे में पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि यह भी एक बंधी हुई राह है। अगले ही पल नरभक्षी ने दरवाजा तोड़ दिया और कोई भागने की जगह नहीं थी, जिससे दोनों काटने के लिए तैयार मेमने बन गए। नरभक्षी ने उनके शरीर को सूंघा और फिर लिसा के गाल को चाटा। स्वाद सही नहीं होने पर उसने उसे एक झटके में जोर से एक तरफ फेंक दिया। ऐसा लगता है कि नरभक्षी का लक्ष्य वास्तव में डाली ही था। तभी पुलिस प्रमुख टीम के साथ पहुंचा, लेकिन चतुर नरभक्षी ने डाली को सामने ढाल बना लिया, जिससे वे भी बिना सोच समझे कार्रवाई करने से डरते थे। सफल हुए नरभक्षी ने उत्साहित चेहरा दिखाया और उसका पूरा सिर और भी भयानक हो गया। अपने भाई को बचाने के लिए लिसा ने नरभक्षी से उसे छोड़ने की विनती की, ये व्यक्त करते हुए कि वह अपने जीवन के बदले उसे छोड़ने को तैयार है। लेकिन पहले से ही नरभक्षी के निशाने पर आए शिकार को वह आसानी से कैसे छोड़ सकता था। फिर तुरंत पंख फैलाए और खिड़की तोड़कर बाहर उड़ गया। लिसा भी पुलिस स्टेशन से बाहर दौड़ पड़ी और अपने भाई का नाम चिल्लाने लगी, लेकिन सब व्यर्थ था। अंततः वह केवल उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए देख सकती थी। अगले दिन हताश लिसा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। उसने देखा कि एक कौवा आसमान में उड़ता हुआ आकर एक परित्यक्त फैक्ट्री पर बैठ गया, और यही वह जगह थी जहां नरभक्षी ने अपना नया ठिकाना बनाया था। कैमरा फैक्ट्री के अंदर जाते ही नजर आता है कि नरभक्षी व्यस्त है। बेचारे डाली ने अपनी मूर्खतापूर्ण हरकत के लिए भारी कीमत चुकाई। नरभक्षी ने उसकी आंखें निकालकर दीवार पर टांग दी।